इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये वर्ड्स तो आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे हमारे संविधान में। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमारे संविधान में आए कहाँ से इनका ओरिजिनेट पॉइंट हुआ था? जी हाँ दोस्तों, मैं आज दरअसल बात करने जा रहा हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसका जिक्र अक्सर हिस्ट्री में बच्चों का होता है। क्या होता था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या था उसमें, ऐसा क्या हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जिसके बाद इतनी सारी चीजें बदली, नेशनलिज्म की भावना कई देशों में जागी और उसकी उन आइडियोलॉजीज को आज तक लोग फॉलो करते आए हैं। इवन मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे आज लेफ्ट और राइट के बारे में भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो लेफ्ट और राइट पॉलिटिक्स होती है उसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, उसकी यहीं से कहीं से कुछ शुरुआत हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है मैं बात करने जा रहा हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जिस तरीके से सोसाइटी में हमारे बदलाव आते हैं, कैसी ये कहानी पूरी बदलती है और उसके बाद आने वाले समय में इस तरीके के जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में देखने को हमें मिलते हैं आज के ज़माने में, जैसे हम फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी की, जो बराबरी की हम समाज में बात करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसको मैं स्टार्ट करूंगा एक कहानी से। तो कहानी शुरू होती है करीब 1789 में, जब फ्रेंच की जो हालात थे वो काफी बिगड़ गए थे। बेसिकली 1789 नहीं, थोड़ा उससे और पीछे जाते हैं, जब वहां के लुइस 16 को वहां का राजा बनाया जाता है। करीब 20 साल का एक लड़का होता है जो वहां का मोनार्क बनता है, उसको गद्दी संभालने को दी जाती है, क्योंकि उस जमाने में मोनार्की चला करती थी। मोनार्की क्या होती है? मोनार्की का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा शासन जहां पे सिर्फ राजा होगा और उसके बाद उसके आने वाली उसकी जो जनरेशन होगी वो राज करेगी। यानी कोई इलेक्शन नहीं होता था, कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होता था, राजाओं का राज हुआ करता था। तो लुइस 16 वहां का राजा होता है। फ्रेंच की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वॉर कर करके वहां की ट्रेजरी जो है खत्म हो चुकी थी। अक्सर राजाओं को लड़ने का ही तो शौक हुआ करता था, तो लड़ लड़ के वहां की जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। जिसकी वजह से राजा का ये फैसला होता है कि वो वहां का टैक्स बढ़ाएगा, और टैक्स बढ़ाने के बाद वहां की आम जनता पे उसका सारा प्रेशर आ जाना था। अब टैक्स की वजह से ही सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था क्या, और भी कुछ ऐसे कारण थे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले तो आपको वहां की सोसाइटी के बारे में बताना चाहूंगा कि जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, वहां का जो समाज था, वो कैसा था, किन टुकड़ों में वो लोग बटे हुए थे सोसाइटी में। तो वहां पे बेसिकली 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट। क्या होता था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट? पहला स्टेट जो हमारा होता था वो था हमारा क्लर्जी स्टेट, दूसरा आता था नोबिलिटी और तीसरा आता था कॉमन पीपल। तो ये क्या होता था हमारा क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल? क्लर्जी में आते थे हमारे बेसिकली जो चर्च के लोग हुआ करते थे, जो धार्मिक लोग हुआ करते थे। नोबिलिटी में राजा और उसकी प्रजा के लोग आया करते थे। और तीसरा जो था क्लास, उसमें हमारे सारे कॉमन पीपल, यानी कि हमारे बिजनेसमैन, लॉयर, आम जनता, आर्टिस्ट हो गए, फार्मर हो गए। अब टैक्स स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था कि जो पहला और दूसरा तबका था, यानी हमारा क्लर्जी और जो नोबिलिटी थे, इनको टैक्स से एकदम एग्जम्पशन थी। ये लोग टैक्स ही नहीं देते थे, इनको टैक्स देने की अनुमति थी ही नहीं। बल्कि जो हमारा थर्ड क्लास था, तो वो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर था, उन्हीं लोगों को टैक्स देने की अनुमति थी और वही लोग टैक्स दे सकते थे। जिसकी वजह से ये सोसाइटी में दिख रहा था कि एक इनइक्वालिटी थी। पर टैक्स ही अपने आप में एक ऐसा रीजन नहीं था जिसकी वजह से ये इतना बड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में होता है, कारण क्या था? तो अब बात करेंगे, जब ये जो राजा होता है ये एक टैक्स के लिए एक मीटिंग रखता है, जिसके लिए सारे लोग असेंबली में इकट्ठे होते हैं, जिसमें हर इंसान को बुलाया जाता है, तीनों स्टेट के लोगों को वहां लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस असेंबली में इकट्ठे होने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको इसमें एक चीज को ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारा थर्ड स्टेट था, उसने सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के खिलाफ, आवाज उठाई थी और उसी के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। लेकिन कैसे उठाई थी, ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। और इसको एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि ऐसी क्या इन लोगों के अंदर ऐसी सोच आई थी जहां से ये इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो थर्ड स्टेट था, इसमें काफी तरह के लोग थे, जैसे लॉयर्स थे, बिजनेस क्लास था, फार्मर्स थे, आर्टिस्ट थे। तो जो कुछ ऐसे लोग थे जैसे लॉयर हो गए, बिजनेस क्लास हो गए, जो हायर सोसाइटी के, तो जो अच्छा पैसा कमा रहे थे, इवन जो हाई टैक्स पेयर्स भी थे, तो उनका बेसिकल काम क्या था कि वो अगर अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, एक अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अफोर्ड कर रहे हैं, प्लस एक अच्छी नॉलेज गेन कर रहे हैं।
वो उस पैसे से कुछ अपने आप को पढ़ते थे और अपना इंटेलेक्चुअल लेवल हाई करते थे, काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने के लिए वो लोग पढ़ा करते थे। तो वहाँ से कुछ ऐसे फिलोसोफर्स थे जिनकी उन्होंने किताबें पढ़ी, उन लोगों ने उस चीज़ को जाना कि ये जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जिस तरह की हमारी सारी चीज़ें आज की डेट में हमारे संविधान में हैं, इस सोसाइटी को बराबर रखना, इक्वल राइट्स का वोट होना, एक रिपब्लिकन होना, एक देश जो है वहाँ के लोगों से चलेगा, ऐसी कुछ किताबें इन लोगों ने पढ़ी और उसके बाद उन लोगों ने इन चीज़ों को स्प्रेड करना शुरू करा। क्योंकि फ्रेंच में भी कोई इक्वालिटी तो थी नहीं, ना कि वहाँ की वोमेन जो थी उनको कोई प्रॉपर राइट्स नहीं मिले हुए थे। काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको वोटिंग राइट भी नहीं था, इवन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो मैं आप लोगों को भी बाद में बताऊंगा। तो जब उन लोगों को इन चीजों की नॉलेज होती है, उसके बाद वो लोग सोसाइटी में आम जनता के बीच में जाते हैं, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे नॉर्मल चाय की दुकान हो गई, कॉफी शॉप हो गई, तो इन जगहों पे बैठ के डिस्कशन होता है। तो वहाँ क्या पढ़ा लिखा और क्या वहाँ पे इलिटरेट यानी कि जो अनपढ़ लोग होते थे, उन लोगों ने भी इस चीज को समझा और जाना, और इस तरीके से ये सोच को सोसाइटी में फैलाया गया। अब आते हैं हम वापस अपने टॉपिक पे, जो हमारा बात कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि हमारा 1789 जब राजा ने असेंबली बुलाई। तो काफी साल हो गए थे, किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई थी, तो लोग भी काफी एक्साइटेड थे। अब यहां मैं बात करूंगा आपसे लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी की। देखिए, अभी तो बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं आता है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे बात टैक्स की हो रही थी, तो वहां पे जो लोग बुलाए जाते, तो जो हमारा स्टेट था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो वहां पे जो लोग बुलाए जाते थे, वहां का वोटिंग सिस्टम भी अलग था, मतलब ग्रुप में वोटिंग हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ग्रुप में 300 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 300 लोग हैं, और जो तीसरा ग्रुप है उसके 600 लोग हैं, तो तीनों ग्रुपों से सिर्फ एक एक वोट, यानी वन पर्सन वन वोट का कोई सिस्टम ही था, वो पे ग्रुप सिस्टम था वोट का। तो इस तरीके से वहां का जो है ये इक्वालिटी नहीं थी। तो जब वहां पे वो जो थर्ड स्टेट जाता है उस मीटिंग में, तो वो राजा के खिलाफ आवाज उठाता है। तो वहां का जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, इवन वो भी लेफ्ट राइट का होता है, और यहीं से हमारी लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी। यानी कि राजा के लेफ्ट में वो लोग बैठे थे जो बदलाव चाहते थे सोसाइटी में, और राइट में वो लोग बैठे थे जो राजा के सपोर्ट में थे। तो ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजी होती है, ये यही बताती है कि एक सोसाइटी में बदलाव जिनको लाना होता है उसको हम लेफ्ट कहते हैं, और राइट कहीं ना कहीं वो होते हैं जो पुरानी चीजें चलती आ रही है उसी को फॉलो करना, कोई सोसाइटी में बदलाव नहीं चाहते हैं। तो ये तो था जो लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी की हम इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बात कर रहे थे। तो इसके बाद होता क्या है कि राजा के इस टैक्स बढ़ाने के मुद्दे को तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उल्टा जो वहां का जो वोटिंग सिस्टम होता है उसी के खिलाफ वहां का जो थर्ड स्टेट था वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और उसके बाद वहां पे संविधान की मांग की जाती है। और कुछ समय बाद करीब 1791 में वहां का संविधान बन के खड़ा होता है, काफी सारी प्रोटेस्ट के बाद। और संविधान बनता है लेकिन मोनार्की नहीं हटती है, मोनार्की संविधान के साथ चलता है, यानी वहां का जो राजा है वो वहां की मोनार्की के मतलब सॉरी मतलब वहां का जो राजा है वो वहां के संविधान के हिसाब से चलेगा। मोनार्की रहेगी, राजा तुम ही रहोगे, लेकिन वहां की वो जो स्टेट है यानी कि वो जो कंट्री है वो वहां के संविधान के हिसाब से चलेगा। अभी जो संविधान वहां का बना था दोस्तों, वो कंप्लीट इक्वालिटी को फॉलो नहीं करता था, क्योंकि उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे वोटिंग राइट सबको नहीं मिले थे, कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे, जो टैक्स पेयर थे सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं, और औरतों को तो इसमें वोटिंग राइट थे ही नहीं। तो ये तो था हमारा एक पार्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आगे क्या होता है और कैसे हमारे इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरीके से मोनार्की को हटा के यहाँ पर हमारा जो है वो रिपब्लिक लाया जाता है, यानी मोनार्की हट जाती है, एक नया संविधान आता है और प्लस रिपब्लिक एसोसिएशन आता है। किस तरीके से रिपब्लिक बनता है, फ्रेंच मोनार्क से रिपब्लिक बनता है, तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी ही आपको अगले पार्ट की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।